लेक्चर नंबर 12 चैप्टर 2। आज हमारा चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर होगा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। चैप्टर 2 है हमारा, इसका लास्ट लेक्चर। और प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने स्टडी किया एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के डिफरेंट केस स्टडीज में। हमने जो सिचुएशन सामने आएगी किस तरीके से सोचना है उस सिचुएशन में रिस्क को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अप्लाई करते हुए। ठीक है, ये आ गया हमारे बहुत से टॉपिक में ये लिस्ट, और इसकी बेस पे जो अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप किया ये काम आएगी। अच्छा, सबसे अहम कंसेप्ट के बाद अब ये जो आज कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं, मुझे ये पर्सनली सबसे बोरिंग कंसेप्ट लगता है। इसमें कंसेप्ट कोई नहीं है, ठीक है, सिर्फ याद करने वाला मटेरियल है, मेमोरी टेस्ट। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होगी हत्तुल इम्कान इसको कंसेप्चुअली आपके साथ डिस्कस करूं, खास तौर पे इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐड कर दूं जिनसे ये टॉपिक भी समझ आ जाए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, और आगे चल के चूंकि हमने केस स्टडीज करनी है तो वो भी इसी बहाने से डिस्कस हो जाए। कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस हम करेंगे अथॉरिटीज कि क्या हमारे ऑडिटिंग प्रोफेशन के ऊपर कोई रेगुलेटर्स, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज मौजूद हैं या नहीं। अगर तो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि हर ऑडिटर की अपनी मर्जी है, वो जैसे चाहे ऑडिट करना चाहे करे, जो प्रोसीजर अपनी मर्जी से परफॉर्म करना चाहे परफॉर्म करे, नहीं करना चाहता ना करे। हर ऑडिटर अपनी मर्जी की रिपोर्ट दे रहा होगा, उसमें अपनी मर्जी की लैंग्वेज, अपनी मर्जी की, जैसे हर स्टूडेंट के इंग्लिश डिफरेंट है दूसरे से, हर एक की वोकैबुलरी डिफरेंट है, तो हर ऑडिटर अपनी अलग-अलग रिपोर्ट दे रहा होगा जिसमें अलग-अलग वर्डिंग यूज हो रही होगी और यूजर्स को समझने में प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पे इससे क्या मुराद है। कोई ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस का वर्ड यूज कर रहा होगा, कोई मैक्सिमम एश्योरेंस का वर्ड यूज कर रहा होगा, कोई फुल एश्योरेंस का वर्ड यूज कर रहा होगा, तो यूजर्स को समझ नहीं आएगी अगर कोई रेगुलेटर्स ना हो। लेकिन अगर कोई रेगुलेटर्स होंगे तो वो कोशिश करेंगे कि प्रोफेशन में सिमेट्री लाने की, वो कोशिश करेंगे ऑडिटर्स को गाइड करने की कि इस तरह की सिचुएशन में इस तरह की प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ये प्रॉब्लम आ जाए तो आपको ये करना चाहिए, रिपोर्ट इशू करनी है तो ये फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट इशू, ओपिनियन देना है तो ये स्टैंडर्डाइज्ड वर्डिंग होगी, ये गाइडेंस होगी। तो बिल्कुल हमारे प्रोफेशन यानी ऑडिटिंग प्रोफेशन के कुछ रेगुलेटर्स मौजूद हैं। ये रेगुलेटर्स 2 लेवल पे हैं, एक इंटरनेशनल लेवल पे और दूसरा नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे बता सकते हैं रेगुलेटर्स कौन कौन है? शाबाश, ICAP और SCCP, ये 2 रेगुलेटर्स हैं, ये दोनों मिलके काम करते हैं, रेगुलेट करते हैं ऑडिटिंग प्रोफेशन को। हमारे ऑडिट से रिलेटेड बहुत सी प्रोविजंस ऐसी हैं जो कि SCCP ने कंपनीज एक्ट में के थ्रू इशू की हैं, जैसे क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, जो बंदा ऑडिटर पॉइंट होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगे, वगैरह वगैरह। और बहुत से एरियाज पे ICAP गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो नेशनल लेवल पे तो ICAP और SCCP दोनों रेगुलेटर शामिल है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में जो रेगुलेटर्स है जिनकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है वो इंटरनेशनल लेवल के। इंटरनेशनल लेवल पे कौन रेगुलेटर्स हैं? 2, IFAC जिसे कहते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, और IAASB जिसे कहते हैं इंटरनेशनल ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, ये 2 अथॉरिटीज हैं, IFAC और IAASB। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम IFAC और IAASB के बारे में स्टडी करेंगे। और फिर जो सबसे अहम काम ये दोनों बॉडीज करती हैं, सबसे अहम काम वो क्या? ऑडिट ISAs इशू करते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे कि ISAs क्या होते हैं, कैसे इशू किए जाते हैं, बनते कैसे हैं, ये ओरिजिनेट कैसे होते हैं, और क्या एज ऑडिटर हमने इन सब की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना लाजमी है कि कहीं पे हमें ऊंच नीच की इजाजत है। ये हमारे बेसिक कंसेप्ट्स होंगे आज के। एक, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को पढ़ना है, हमारे ऑडिट प्रोफेशन की इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन सी हैं, और दूसरा हमने ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जो सबसे अहम काम करती हैं यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग इशू करती हैं, उसका प्रोसेस और उसकी कंपोजिशन के स्टैंडर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं, और अथॉरिटी क्या इन स्टैंडर्ड्स की, यानी क्या हमारे लिए इनको कंप्लाई करना लाजमी है या अपनी मर्जी के मुताबिक हम इनको कंप्लाई करें या ना करें। ये हमारे आज के लेक्चर का ओवरव्यू है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले IFAC के ऊपर। IFAC है इंटरनेशनल, IFAC से बनता क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट। अच्छा, यहाँ पे पहली बात ज़हन में ये आती है कि अगर IFAC ऑडिटिंग प्रोफेशन की सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑडिटर्स होना चाहिए था, IFAD। ये IFAC क्यों है? इसलिए कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो ऑडिटर्स होते हैं वो नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए बेसिकली इसका स्कोप वाइड करने के लिए कि ये जो एक्टिविटीज बताएगा वो सिर्फ ऑडिटर्स के लिए नहीं है, वो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए है। इसीलिए इसका नाम रखा गया IFAC इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ठीक है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट आगे ऑडिट करेंगे, इसीलिए ये है IFAC, लेकिन रेगुलेट किसको करता है? ऑडिट प्रोफेशन।
अकाउंटिंग प्रोफेशन को बता सकते हैं कौन बॉडी रेगुलेट करती है? IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ठीक है, IAS भी है ना, अभी भी नाम चेंज तो नहीं हुआ, बट नाम चेंज होते रहते हैं इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था। चलिए बहरहाल, IFAC क्या? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा मुझे ये बताए, अगर आपने पाकिस्तान में इंटर पास किया हो, FAI काम किया हो, 1100 में से 1100 नंबर लेके और आप चले जाएं UK, आप चले जाएं USA, आप चले जाएं जर्मनी, वो आपको अपनी लोकल इंटर की क्वालिफिकेशन के बराबर बैठाएंगे? ना 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 ना, वो नहीं, वो कहेंगे आप हारेगा। हाँ, बहुत सी टेस्टिंग, बाज़ औक़ात इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स देते भी है, लेकिन बहुत से हमें एडिशनल सब्जेक्ट वगैरह पेपर्स देने पड़ते हैं। लेकिन ऑडिट प्रोफेशन याद रखे, फायदा क्या है? एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टैंडर्डाइजेशन का फायदा क्या है। IFAC करता क्या है? IFAC इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में ऑडिटर्स की, जो कि समझ लीजिए हमें ऐसा सिलेबस देती है जो पूरी दुनिया के ऑडिटर्स ने उसी को पढ़ना है, उसी के मुताबिक अपने प्रोसीजर परफॉर्म करना है। इसका फायदा क्या होता है? आपने पाकिस्तान में ऑडिट पढ़ना है, जो स्टैंडर्ड काउंटिंग के, जो स्टैंडर्ड ऑडिट के आप पाकिस्तान में बैठ के पढ़ रहे हैं, जर्मनी में, फ्रांस में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, USA में, UK में, हर जगह पे वही स्टैंडर्ड पढ़ाया जाए। थोड़ी बहुत लोकल रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, लोकल रिक्वायरमेंट्स जैसे टैक्स की फॉर एग्जांपल, वो आपको पता है, हाँ जैसे लॉ की कुछ वो डिफरेंट हो, लेकिन जो ऑडिटिंग प्रोसीजर्स हैं जो वो सेम होंगे। इससे फायदा क्या होता है कि हमारी रिकग्निशन सिर्फ पाकिस्तान लेवल पे नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में। हम क्वालिफिकेशन पाकिस्तान में कंप्लीट करके दुनिया के किसी हिस्से में भी जाके सेट होना चाहे, बड़ी आसानी के साथ सेट हो सकते हैं, जो कि दूसरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, निस्बतन मुश्किल है। और इसकी रीजन क्या है? इसकी बड़ी रीजन ये है, हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे पूरी दुनिया में इस प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। रेगुलेशन करने का मकसद क्या है? सिमेट्री है, हर जगह पे एक ही तरह की प्रैक्टिस। जैसे अगर पाकिस्तान में किसी कंपनी की इन्वेंट्री है, उसको वेरीफाई करने के लिए जो पाकिस्तान के ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, USA के ऑडिटर्स भी वही प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, UK के ऑडिटर भी वही प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो। इस सिमेट्री की वजह से काउंटिंग में भी इसी तरह है, IFRS में भी और IAS ऑडिट प्रोफेशन में भी इसी तरह है। सिमेट्री की वजह से हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे मूवमेंट है वो बहुत आसान हो जाती है। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेटल हो सकते हैं। ये बहरहाल इसका फायदा था आउट ऑफ द बुक्स जो मैंने आपको बताया। किताब क्या कहती है कि IFAC क्या करता है? ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और लीडर है किस प्रोफेशन में? ऑडिट प्रोफेशन। इनकी एक्टिविटी, IFAC की एक्टिविटी क्या है, काम क्या क्या करता है? ये सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है? कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उनको डेवलप किया जाए, उनको अप्लाई किया जाए। डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इसका मेन काम ये है, स्टैंडर्ड्स को इशू करे ताकि पूरे दुनिया में जो इसकी मेंबर बॉडीज हैं, जो इसकी, हर मुल्क इसकी मेंबर बॉडी नहीं है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इसकी मेंबर बॉडी है। जिन कंट्रीज ने इसकी मेंबरशिप नहीं ली, वो फिर क्या करते हैं? वो फिर IFAC के इशू किए हुए स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं, अपने बनाए हुए उन्हें खुद बनाने पड़ते हैं। लेकिन इवन वो कंट्रीज भी जो खुद स्टैंडर्ड बनाते हैं, वो भी IFAC के स्टैंडर्ड को सामने रख के बना रहे होते हैं। और समटाइम तो ऐसा होता है कि एग्जैक्टली वही पैराग्राफ नंबर भी वही लेके अपना लोकल स्टैंडर्ड बना लेते हैं, ठीक है, जैसे इंडियन फॉर। तो जो बेसिक पर्पस है IFAC का वो क्या है? सपोर्ट करता है हमारे प्रोफेशन को, कैसे? स्टैंडर्ड इशू करता है। अच्छा, यहां पे मैंने जानबूझ के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का वर्ड यूज नहीं किया, इसलिए कि IFAC ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी इशू करता है, ऑडिटिंग के अलावा कुछ दूसरे स्टैंडर्ड भी इशू करता है। अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग पहले मैंने कह दिया आपको, वो तो IAS भी करता है। अकाउंटिंग के नहीं, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड भी नहीं, दूसरे कौन से? कोड रिव्यू के स्टैंडर्ड। क्या हम सिर्फ ऑडिट करते हैं? क्या रिव्यू भी करते हैं? तो रिव्यू के स्टैंडर्ड्स नहीं होते होंगे? रिव्यू के स्टैंडर्ड भी तो है। तो सिर्फ ये कह देना कि IFAC ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, वो गलत होगा। वो रिव्यू के स्टैंडर्ड भी इशू करता है। मैंने एक टर्म बोली कभी, रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड सर्विसेज नहीं बोली? चले ये एंड पे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा रिलेटेड सर्विसेज क्या होती हैं। हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वैसे टर्म आपके साथ शेयर कर लूं, बेहतर है। फिर काउंटिंग प्रोफेशन को प्रमोट करता है, जिस तरह समझ लीजिए, और पब्लिक इंटरेस्ट में बात करता है, स्पीक आउट इन पब्लिक इंटरेस्ट, जहां कहीं पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। ये एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे हमारी ऑडिट प्रोफेशन की मशहूरी करता है। जिस तरह लेबर यूनियंस होती है ना, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं लेबर्स के इंटरेस्ट को, उसी तरह IFAC पूरी दुनिया में हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारे ऑडिट प्रोफेशन को प्रोटेक्ट करता है। और जहां कहीं जरूरत हो ऑडिटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने की, वहां पे इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन द ऑडिटिंग प्रोफेशन इंटरेस्ट वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करता है।
ये है आईफैक की कुछ एक्टिविटीज। स्टैंडर्ड इशू करेगा, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे स्पीक आउट करेगा इन पब्लिक इंटरेस्ट, और प्रमोट करेगा अकाउंटेंट्स को, हमारे अकाउंटेंट्स से मुराद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, और डेवलप भी करेगा स्टैंडर्ड्स को और इंप्लीमेंट करने में भी हेल्प करेगा। क्लियर? अच्छा, जिस तरह हम ये कहें कि पाकिस्तान एक कंट्री है और हुकूमत पाकिस्तान की कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान ने इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि पूरी कंट्री को डिफरेंट प्रोविंसेस में क्लासीफाई किया हुआ है और हर प्रोविंस को उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कर दी गई है जो कि अंडर फेडरल गवर्नमेंट काम करती है। उसी तरह आईफैक के जो एक्टिविटीज हैं या ये रोल्स हैं, एक्टिविटीज कह लें या रोल्स कह लें, इनको पूरा करने के लिए आईफैक ने अपने कुछ बोर्ड्स बनाए हुए हैं, 4 बोर्ड्स। ठीक है, ये बोर्ड्स काम वही करेंगे जो आईफैक की एक्टिविटीज में या रोल्स में शामिल है, लेकिन हर एक का उन्होंने दायरा इख्तियार जो है वो अलग-अलग कर दिया। जैसे एक बोर्ड है IAASB, 4 बोर्ड में से सबसे अहम बोर्ड हमारे लिए यही है। IAASB से क्या बनता है? इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। IAASB ये क्या करता है? ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग प्रोफेशन को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है इन शॉर्ट। कौन से स्टैंडर्ड? फिर दूसरा है IESBA, इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स। फॉर ऑडिटर्स क्यों नहीं? चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिटर होते हैं नॉर्मली। ये क्या करता है? कोड ऑफ एथिक्स इशू करता है। जी मेरा गला कुछ खराब है, इस वजह से बोलने में कुछ प्रॉब्लम होगी। इन्होंने कहा एक और डिग्री भी होती है CIA, वो होती है इंटरनल सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर्स के लिए, वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स के लिए नहीं होती। हम जो पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं? एक्सटर्नल ऑडिटर्स के लिए। ठीक है, तो वो इंटरनल ऑडिटर्स की होती है, वो हमारे से रेलेवेंट नहीं। पॉज कीजिएगा जी। तो IESBA क्या करता है? कोड ऑफ एथिक्स को इशू करता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या कोड ऑफ एथिक्स की कंप्लायंस करना जरूरी होता है? बिल्कुल। अच्छा, अगर सिर्फ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ऑडिट कर लें ये काफी नहीं है कि कोड ऑफ एथिक्स की भी जरूरत पड़ेगी? एथिक्स की भी जरूरत पड़ेगी। साबित कीजिए अभी तक की अपनी स्टडी से किसी जगह पे हमने पढ़ा हो कोड ऑफ एथिक्स को इंडर, कहाँ किस कंसेप्ट में पढ़ा था कोड ऑफ एथिक्स के बारे में? कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं जी। अगर फ्रेमवर्क ठीक, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल ना हो तो हमें एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में भी बात लिखी है, कोड ऑफ एथिक्स में भी लिखी है। नहीं, अगर प्रीमाइस ना हो, ऑडिटर की मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व ऑडिटर को क्या करना चाहिए? शाबाश, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस। याद रखें, ऑडिटर ने ऑडिट कैसे करना है, किस एरिया को वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ये कहां पे लिखा हुआ है? ये ISS में लिखा हुआ है। और ISS किसने इशू की है? IS में। ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ। लेकिन ऑडिटर किस सिचुएशन में इंडिपेंडेंट होगा, किसमें इंडिपेंडेंट नहीं है, ये कहां लिखा हुआ है? ये कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है। कोड ऑफ एथिक्स में बाकायदा उसने डिफरेंट सेक्शंस बना के हमें सर्कमस्टेंसेस बताई हैं कि ज्यादातर नॉर्मली प्रैक्टिस में ऑडिटर्स को इन सिचुएशन को फेस करना पड़ता है जिनकी वजह से उनकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो सकती है। इसीलिए उसने उस सिचुएशन की लिस्ट बना के हमें गाइड किया हुआ है कि इस सिचुएशन में ये मसला है, इससे निकलने के लिए ये काम करो, इस सिचुएशन में ये मसला है, इससे निकलने के लिए ये काम करो। बाकायदा लिस्ट बना के उसने एक एक प्रोसीजर बताया हुआ है। और ये किस जगह पे मुझे? कोड ऑफ एथिक्स में। ठीक है, आप जब कभी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, उसमें ये नहीं लिखा होगा ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसमें लिखा होगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इंडिपेंडेंस का वर्ड पहले आएगा ऑडिटर से भी। क्यों भला? क्योंकि यही वो वाहिद कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसे इंटरनल ऑडिटर से डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमें ऑडिटर बनाएंगे, कोड ऑफ एथिक्स हमें इंडिपेंडेंट ऑडिटर बनाएंगे। ठीक है, क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में है? बिल्कुल है। क्या कोड ऑफ एथिक्स हमारे सिलेबस में है? बिल्कुल है। कंफर्म 15 नंबर का क्वेश्चन तकरीबन कोड ऑफ एथिक्स में से, हर अटेम्प्ट में आता है, इस दफा भी आएगा कंफर्म। ठीक है जी। लेकिन याद रखिए, आप FR2 पढ़ते हैं, ये ओपन बुक है ना,
यानी ओपन बुक का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड साथ लेके जा सकते हैं। ऑडिट के भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन ये ओपन बुक नहीं है, आप स्टैंडर्ड साथ लेके नहीं जा सकते। और अगर आप बज़ाहिर लगता है ये बड़ी नेगेटिव चीज है, लेकिन असल में ये फायदे की चीज है। असल में ये फायदे, क्योंकि जो आप स्टैंडर्ड लेके जाते हैं ना, कभी आपने देखा कोई ऐसा क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड खोल के सॉल्व हो जाता हो? शुरू में शायद एक दो कोई डेफिनेशन वगैरह उसने पूछ ली थी, नॉर्मली नहीं पूछता, ठीक है, बल्कि स्टैंडर्ड को तलाश करने में टाइम भी ज़ाया हो जाता है। हाँ जी, तो जो सब्जेक्ट ओपन बुक होते हैं ना, उनमें से रट्टे को फिर निकाल के, अब पेपर सेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जो ओपन बुक एग्जाम होते हैं ना, उसमें से वो रट्टे वाला पोर्शन पेपर में से निकाल लेता है। रट्टे वाले क्वेश्चन फिर नॉर्मली नहीं पूछता, सारी केस स्टडी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, कैलकुलेशन वगैरह वाले, ठीक है। तो हमारा पेपर ओपन बुक नहीं है। इसका फायदा क्या हुआ हमें? रटे वाले क्वेश्चन जिनको रटा लगाने में कंफर्टेबल होते हैं लगा लेते हैं, उनके लिए गुड न्यूज है। बहरहाल, तो हमने कोड ऑफ एथिक्स भी पढ़ना है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये कौन सा बॉडी हो गई? ये है इंटरनेशनल काउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड यानी ये किससे डील करता है? एजुकेशन से। अच्छा, आपको पता है एक जमाने में आर्टिकल 4 साल के थे, 5 साल, और फिर 3.5 साल के, अब क्या 3 साल के कर दिया? नहीं, अभी भी 3.5 साल, 3.5 साल। लेकिन दुनिया की कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनमें 2.5 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 2.5 साल के आर्टिकल्स रिक्वायर्ड। अच्छा, मुझे ये बताइए, हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं सीए में, आपके कैफ लेवल पे इस वक्त 8 है, पीआरसी में 5 है, उसके बाद सीफए पे 6 और एमएसए में 2, ठीक है। आपने कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस डेप्थ तक जाके सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये कौन डिसाइड कर रहा है? आई कैप कर रहा है पाकिस्तान में। लेकिन याद रखें, आई कैप ये IAESB की तरफ से रेगुलेशन इशू हुई है। IAESB क्या करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए जो प्रोफेशनल एजुकेशन रिक्वायर्ड है, जो एक्सपीरियंस, जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये IAESB ने हर मुल्क को इशू की हुई है। और इसमें बताता है कि कम से कम आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, कम से कम कितने ऐसे की ट्रेनिंग जरूरी है। अब हर मुल्क की मर्जी है, ये याद रखें, ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स बताता है ये वाला बोर्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए ऑडिटिंग प्रोफेशन स्टार्ट करने से पहले एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, ये कौन बताता है? IAS। लेकिन ये रिक्वायरमेंट्स मिनिमम है, यानी उसने मिनिमम, एक जगह में पढ़ा था 2.5 साल के आर्टिकल्स रिक्वायर किए हुए हैं। अगर कोई कंट्री इससे ज्यादा ट्रेनिंग पीरियड एक्सटेंड करना चाहती कर सकती है, लेकिन इसे कम नहीं। इसी तरह इन्होंने पेपर भी, आप अगर देखें CA के पेपर और ACCA के पेपर, आपको फर्क नजर आ जाएगा। ACCA के पेपर में कम होते हैं, ठीक है, CA के पेपर ज्यादा है। और फिर इसी तरह वो शायद बाद में कुछ स्पेशलाइजेशन की तरफ भी ले जाते हैं, चाहे ये सब्जेक्ट पढ़े, चाहे कुछ उन्होंने ऑप्शनल भी दिए हुए। ये सारा सिस्टम जो है ये IAESB ने बताया हुआ कि ये सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं। अब ICAP ने कहा ठीक है, हम वो वाले सब्जेक्ट तो पढ़ाएंगे जो ACCA वाले, मजीद भी 3 सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं हम। ACCA वालों का हमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ानी, ICAP ने कहा हमने इकोनॉमिक्स भी पढ़ानी। क्या ICAP कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए जो रिक्वायर्ड, जैसे फाइनेंस का सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, वो फिर हर कंट्री ने पढ़ाना, हर कंट्री के जो बॉडी होगी, जो लोकल रेगुलेटर्स होंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो ये एजुकेशन रिक्वायरमेंट समझ आ गई। ये किसने इशू करनी है? इंटरनेशनल काउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड ने, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है। फिर लास्ट पब्लिक सेक्टर बोर्ड, IPSAS, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर काउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये क्या? अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड होगा मेरा, क्या है? काउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, काउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये पब्लिक सेक्टर को डील करता है। ये जो ISA यहाँ पे इशू हो रहे हैं ना, ये इशू हो रहे हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए। प्राइवेट सेक्टर से मुराद जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो IPSASB ये बोर्ड है, ये क्या करता है? पब्लिक सेक्टर के लिए, या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बजाय पब्लिक सेक्टर कहना ज्यादा बेहतर है, जो गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है। आप खुद बताइए, एक कंपनी फॉर एग्जांपल जो प्रॉफिट पर्पस के लिए रन हो रही है वो, और पाकिस्तान रेलवे, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव एक जैसा होता है क्या? क्या इनकी एक्टिविटीज एक जैसी हैं? नहीं। इसी तरह क्या इनकी वेरिफिकेशन के लिए ऑडिटिंग प्रोसीजर एक जैसे होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में एक तो है ISS, जो कौन इशू करता है? IAS। लेकिन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने के लिए अलग से स्टैंडर्ड है, क्योंकि उनका तरीकाकार, उनकी अप्रोच, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके प्रोसीजर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उनके लिए अलग से स्टैंडर्ड है पब्लिक सेक्टर। क्लियर हो गया ये बात? चलिए, अब मुझे ये बताइए, IFAC का स्टेटस क्या है? ये वर्ल्ड वाइड लीडर है किस प्रोफेशन की? ऑडिटिंग। ये है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड लीडर है ऑडिटिंग प्रोफेशन की। IFAC का अकाउंटिंग प्रोफेशन से ताल्लुक नहीं है,
वो तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि नाम में वर्ड अकाउंटेंट क्यों आ रहा है, ठीक है, वरना ये किस प्रोफेशन से डील करें, ऑडिटिंग से डील करते हैं। इसके कितने बोर्ड हैं, 4। सबसे अहम बोर्ड कौन सा है, IASB। क्या बनता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। IASB का सबसे बड़ा काम क्या है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करना, ठीक है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करना, इशू स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। और क्या करना, इनकी इंटरप्रिटेशन इशू करना, इश्यूज इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट या इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस नोट। और फिर ये डिफरेंट कंट्रीज को फैसिलिटेट करता है अडॉप्शन में या इंप्लीमेंटेशन में। जैसे फर्ज कीजिए, अगर मैं किसी क्लाइंट पे ऑडिट कर रहा हूं, मुझे कोई ऐसी सिचुएशन नजर आ गई जो कि ऑडिटिंग प्रोफेशन में जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में उसका जिक्र नहीं है, मेरे पास एक तो ऑप्शन में अपनी प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई कर लूं, लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड में क्या करता हूं, मैं ICAP को भी लेटर लिख सकता हूं कि सर ये सिचुएशन है, बताइए सिचुएशन में क्या करना। अगर तो छोटी मोटी सिचुएशन में मैं अपनी जजमेंट अप्लाई कर लूंगा, लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन हुई, मैं कहूंगा नहीं, बेहतर ICAP से ओपिनियन ले लिया जाए। ICAP को अगर पता हो, वहां पे जो अकाउंटेंट बैठे होंगे, अगर उनको इस सिचुएशन में क्या करना ये पता हुआ, वो मुझे बता देंगे, वरना वो क्या करेंगे, वो IASB से पूछेंगे। तो IASB क्या करता है, इन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करने में, इंप्लीमेंट करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो उसको फैसिलिटेट करता है। यहां तक क्लियर हो गया, 4 बोर्ड हो गए। क्विक से रिवीजन करते हैं, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं, IFAC और IASB, ठीक है। IFAC का पर्पस क्या है, ये बेसिकली रोल क्या है, इसका एक्टिविटी क्या है, ये इंटरनेशनल लेवल पे ऑडिटिंग प्रोफेशन को गवर्न करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, और पब्लिक इंटरेस्ट में अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह देता है, ठीक है। और इसके बोर्ड 4, सबसे अहम बोर्ड कौन सा है, IASB, ठीक है। अच्छा, अब ये कंसेप्ट आपको एक सिखा रहा हूं जो कि आपके लिए CFAP लेवल पे काम का, वैसे तो यहाँ पे करंट लेवल पे भी यूजफुल है, लेकिन खासतौर पे CFAP लेवल पे काम है, इसको नोट कर लीजिए। इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस, सॉरी, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस उसने वर्ड यूज किया, इसका मतलब है ऑडिट में और लफ्ज एश्योरेंस में फर्क है। अब मैं वो फर्क आपके सामने रख रहा हूं। हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। इन सर्विसेज को 2 तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, शाबाश, कौन कौन सी, एक एश्योरेंस और एक रिलेटेड सर्विसेज, या जिसे यूं कह ले नॉन एश्योरेंस सर्विसेज, ये आसान हो जाएगा। एश्योरेंस सर्विसेज और नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। एश्योरेंस सर्विसेज में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, ऑडिट, रिव्यू एंड अदर एश्योरेंस सर्विसेज। हाँ शाबाश, फोरकास्ट, याद आया, अदर एश्योरेंस सर्विसेज जैसे फोरकास्ट। नॉन एश्योरेंस सर्विसेज में कौन कौन सी है, इसमें एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, इसमें बल्कि क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, रिलेटेड सर्विसेज एंड अदर नॉन एश्योरेंस सर्विसेज, अदर नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। इधर भी अदर की हेडिंग है, लेकिन ये अदर एश्योरेंस सर्विसेज और ये अदर नॉन एश्योरेंस है, ठीक है। हाँ, रिलेटेड सर्विसेज में कौन कौन सी हैं, ये 2, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स और कंपाइलेशन। अब सुन लें, और अदर नॉन एश्योरेंस सर्विसेज में क्या आ सकता है, ये हम कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ेंगे। समटाइम क्लाइंट हमें ये कह सकता है कि सर आप हमें एक्सटर्नल ऑडिटर तो हैं, इंटरनल ऑडिट की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर दें, आप हमें IT सर्विसेज प्रोवाइड कर दें, आप हमारे एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूएशन कर दें, ठीक है। हाँ, क्या फिर इसमें इंडिपेंडेंस का कोई इशू आएगा, बिल्कुल आएगा, वो हम तब जाके पढ़ेंगे। कुछ सिचुएशन में स्टैंडर्ड हमें अलाउ करता है, कुछ में नहीं करता। बहरहाल मैं आपको अदर नॉन एश्योरेंस सर्विसेज की एग्जांपल बता रहा था, इसको अब आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। ये स्ट्रक्चर आपके बहुत काम आएगा, इसको कहीं पे लिख लें। ये लिखा हुआ तो फिर तो ठीक है, बेहतरीन हो गया। अब सुने, एश्योरेंस एंगेजमेंट में सबसे ज्यादा परफॉर्म होने वाली एंगेजमेंट कौन सी है, ऑडिट, फिर उसके बाद रिव्यू। हमारे सिलेबस का 90% पोर्शन जो है वो ऑडिट के गिर्द घूमेगा। 90% सेशन जो हमारा, फर्ज कीजिए अगर 100 लेक्चर है तो 90 लेक्चर हमारे ऑडिट से, इसमें रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, रिव्यू में लिमिटेड एश्योरेंस। ये एंड में सिर्फ एक चैप्टर है जो हमने पढ़ना, लेकिन ये भी हमारे सिलेबस में, ये भी सिलेबस में। जो अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये कब जाके पढ़ेंगे, CFAP लेवल। उसी तरह रिलेटेड सर्विसेज में 2 तरह की सर्विसेज आती हैं,
एग्रीड प्रोपोजल कंपाइलेशन, ये भी सिर्फ नाम की हद तक, एग्जाम्पल की हद तक हमारे सिलेबस में है, वरना हमने इनके बारे में मजीद कुछ नहीं पढ़ना। ये कहाँ जाके पढ़ेंगे? CFAP लेवल पे जाके ना। लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा, मुझे बताइए ये नेचर ऑफ एंगेजमेंट, ये नेचर ऑफ एंगेजमेंट, ये नेचर ऑफ ये नेचर ऑफ एंगेजमेंट, ये एक जैसी है नेचर या डिफरेंट है? क्या अब मेन कंसेप्ट जिसके लिए सारा को समझाया था, क्या इन सारी एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए एक जैसे ही स्टैंडर्ड होने चाहिए या डिफरेंट होने चाहिए? अब सुन लिए, ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म करनी हो तो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये एक अलग बुक है। रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म करने के लिए कौन से स्टैंडर्ड होने चाहिए? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए कौन से स्टैंडर्ड है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस। ये सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कंपाइलेशन दोनों किस स्टैंडर्ड में होते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। तो ये छोटे छोटे नाम है, लेकिन आपको याद होने चाहिए ISA में और ISRE में क्या फर्क है और ISRS में क्या फर्क। ये तीन फर्क ऐसे हैं कि CFAP के स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि सर हमने ISRS को कब यूज करना है? भाई जब रिलेटेड सर्विस होगी तब यूज करना है। ISRE को कब यूज करना है? रिव्यू एंगेजमेंट होगी तब करना है। और ISS को कब? और वैसे एडिशनल कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, CFAP के लेवल पे जो सबसे बड़ी एग्जामिनर कमेंट से गलती आइडेंटिफाई कर रहा था, जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है, वो ये है कि कहता है क्वेश्चन मैं पूछता हूं यहां से रिलेटेड सर्विस, स्टूडेंट ने चूंकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ज्यादा बड़े होते हैं वो जवाब देते हैं इस वाली बुक में, इस वाले रूल्स में से। हालांकि इसके रूल्स और इसके रूल्स फर्क है, इसके रूल्स और इसके रूल्स फर्क हैं। कोई स्टूडेंट मुझे एक फर्क बता सकता है रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से? 50 रुपए इनाम के ऑडिट की भी रिपोर्ट होगी, रिलेटेड सर्विसेज की भी रिपोर्ट दी जाती है। इन दोनों रिपोर्ट में सबसे बड़ा फर्क जो स्टूडेंट बताएगा 50 रुपए, हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर कंसेप्ट जे एश्योरेंस लेवल का, शाबाश। ऑडिट में कौन सी एश्योरेंस लेवल दी जाती है? शाबाश। और रिलेटेड सर्विसेज में? शाबाश। वो अल्लाह के बंदे ऊपर लिखा हुआ है नॉन एश्योरेंस सर्विसेज, इसमें कोई एश्योरेंस होती ही नहीं है, ना लिमिटेड ना रिव्यू। से ना करें यार, नहीं बच्चे से नहीं भाई, एक सामने की बात है, कोई वैसे नहीं, कोई वैसे नहीं बस। हाँ चले, ये समझ, ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा। आगे चल के जब रिव्यू की तरफ चलेंगे ना, रिव्यू वाले चैप्टर में ये स्ट्रक्चर दोबारा आएगा, वहां पे मैंने इसको यूज करना। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अच्छा मुझे ये बताएं, ये सारे स्टैंडर्ड कौन इश्यू करता है भला? ISAS है, ये IAS, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे हाँ लिखा ऑडिट स्टैंडर्ड नहीं लिखा, एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज लिखा। अब आपको समझ आ गई होगी रीजन क्या है। आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड इशूइंग ए न्यू ISA, प्रोसेस ऑफ, यानी एक नया ISA कैसे डेवलप होता है और कैसे इशू होता है। ठीक, अगर आप आज से अभी आपने तो वैसे ना पहले पढ़े ना अभी आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग पढ़ने, लेकिन आपको बता रहा हूं, अगर आप आज से 25 साल पहले से ये कर रहे होते ना, तो उस वक्त ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इतने से होते, इतनी सी बुक थी, ठीक है, हाँ 600-700 सफ़ों की। अब आप जब आप CFAP लेवल पे जाएंगे ना, आपको एक नहीं 4 बुक्स मिलेंगी, और उनमें से जो एक बुक पहले वाली बुक है जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की, ऑडिटिंग की अलग है, रिव्यू वगैरह की अलग है, इतनी मोटी सी। हाँ, बल्कि उसमें एक स्टैंडर्ड तो ऐसा है जो पुराने पूरे स्टैंडर्ड्स के बराबर है, पुराने पूरे तकरीबन, मतलब थोड़ा सा मैंने एग्जैजरेट कर दिया, लेकिन तकरीबन समझ लीजिए उतना। ये कैसे हुआ? आज से 25 साल पहले ये प्रोफेशन इतना इजी था, इतना उसमें कम रिक्वायरमेंट्स थी, ज्यादा कैसे? फ्रॉड की वजह से। जैसे उस वक्त फ्रॉड कम, अच्छे लोग थे दुनिया में, उस वक्त फ्रॉड कम थे, उनको डिटेक्ट करने के लिए और रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने की रिक्वायरमेंट्स में सिंपल थी। फिर जैसे जैसे फ्रॉड आते गए सामने, तो IFAC ने पूरी दुनिया के ऊपर नजर रखी होती है कि पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई बड़ा फ्रॉड अगर सामने आता है ना, इनकी टीम रिसर्च करने के लिए पहुंच जाती है, क्योंकि अगर कोई भी फ्रॉड सामने आया तो दो में से एक ऑप्शन होती है, या तो बल्कि दो, या तो पहली चीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में कोई गड़बड़ है, वो कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ गई जिसका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में जिक्र नहीं था और ऑडिटर ने उसको सही तरीके से एड्रेस नहीं किया और वो फ्रॉड सामने आया, फ्रॉड हो गया उसकी वजह से। दूसरा इशू क्या हो सकता है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में वो सिचुएशन मौजूद थी, ऑडिटर ने सही तरीके से उसके ऊपर अमल नहीं किया। अगर तो ऑडिटर का कसूर हो ना,
हाँ, एक तीसरा तरीका भी होता है कि क्लाइंट ही बहुत चालाक था, ठीक है, लेकिन उसको अभी फिलहाल उस तरफ नहीं जा रहे, तो अगर तो ऑडिटर का कसूर होना तो टीम वापस आ जाती है, कहती है बस लगाओ इसको फांसी, इसने काम सीख नहीं किया। लेकिन अगर पता चले ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में डेफिशिएंसी है, इस सिचुएशंस को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में डिस्कस नहीं किया गया और ये सिग्निफिकेंट सिचुएशन है, बड़ी सिचुएशन है, तो फिर टीम क्या करती है, उस इश्यू को पकड़ती है। जैसे फर्ज कीजिए अगर वो फिक्स एसेट में फ्रॉड हुआ था, तो वो टॉपिक सेलेक्ट करती है कि फिक्स एसेट का, और फिर अपनी रिसर्च करती है, एक रिसर्च रिपोर्ट बनाती है कि हमारे एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड में ये टॉपिक मौजूद ही नहीं है, अब या तो इसके लिए नया स्टैंडर्ड आए या एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड में रिवीजन करनी पड़ेगी। तो रिसर्च रिपोर्ट बना के सबमिट करवा दी जाती है आईफैक को, आईएएसबी को, कि सर ये डेफिशिएंसी है, अब या तो नया स्टैंडर्ड इशू करें या एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड में कोई रिवीजन करें। जब ये आईएएसबी के पास पहुंचता है तो आईएएसबी इसको सामने रखे, वहां पे जाहिर बड़े दिमाग बैठे हैं, वो डिसाइड करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या ऐड होनी चाहिए हमारे एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स में, और वो एक रफ स्टैंडर्ड बना लेते हैं। रफ स्टैंडर्ड को कहते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट। आप प्रैक्टिस में जाके ये टर्म बहुत सुनेंगे, एक्सपोजर ड्राफ्ट। तकरीबन हर वक्त कुछ ना कुछ एक्सपोजर ड्राफ्ट पेंडिंग होते हैं, यानी इस वक्त भी बहुत से रिवीजन इन प्रोसेस हैं। एक्सपोजर ड्राफ्ट आईएएसबी ने इशू कर दिए हुए हैं, और उसके अच्छा एक्सपोजर ड्राफ्ट इशू करने का मकसद क्या होता है भला, ताकि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वहां पे जो चार्ट, वो अपनी अपनी लोकल प्रैक्टिस के हवाले से उनका जो एक्सपीरियंस है, अपने कमेंट्स है, वो शेयर कर सके। तो आईएएसबी एक्सपोजर ड्राफ्ट प्रोड्यूस करता है, फिर इस एक्सपोजर ड्राफ्ट को पब्लिश किया जाता है कमेंट्स के लिए। पब्लिश दो तरीके से किया जाता है, एक आईएएसबी अपनी वेबसाइट पे, और दूसरा मेंबर बॉडी जैसे पाकिस्तान में आईकैप है, आईकैप को सेंड कर देगा ईमेल के जरिए से, या जो भी उनका कुरियर मैकेनिज्म है। एक्सपोजर कमेंट्स आगे एक डेडलाइन भी रख दी जाती है, नॉर्मली वो डेडलाइन 120 दिन या उससे ज्यादा होती है। डेडलाइन रखने के बाद जब कमेंट्स रिसीव हो जाते हैं तो फिर टीम दोबारा बैठती है आईएएसबी की और डिसाइड करती है कि कौन से कमेंट को हमने एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। फिर फाइनल न्यू आईएसए पब्लिश कर दिया जाता है। यह है प्रोसेस नया स्टैंडर्ड इशू करने का। प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप हैं? सबसे पहले कहीं पे भी फ्रॉड होगा या कोई प्रॉब्लम सामने आएगी, टीम जाके रिसर्च करेगी, रिसर्च रिपोर्ट देगी, एक्सपोजर ड्राफ्ट इशू किया जाएगा, लोगों से कमेंट्स लिए जाएंगे, उन कमेंट्स की रोशनी में डिसीजन करके फाइनल आईएसए इशू किया जाएगा। और जब आईएसए इशू किया जाता है तो उसकी एक एप्लीकेशन डेट बता दी जाती है कि आज हम इशू कर रहे हैं, 2 साल के बाद ये इफेक्टिव हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी इसी तरह होता है ना, जिस दिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू होता है उसी दिन तो इफेक्टिव नहीं हो जाता ना, वो नॉर्मली टाइम देते हैं 2-3 साल का। क्लियर हो गया? अच्छा, अब चलते हैं। फर्ज कीजिए एक स्टैंडर्ड नया आया, या एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड की अगर बात करें, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब चूंकि हमारे सिलेबस में आईएसए पढ़ना लाजमी नहीं है और हम आईकैप की बुक को और सिलेबस को सामने रख के कंसेप्ट को कवर कर सकते हैं, इसीलिए ये मैं आपको ज़बानी कलामी समझाऊंगा, वरना मैं आपके सामने स्टैंडर्ड ओपन करके आपको बता रहा होता कि आपने इसको पढ़ना है तो इसका स्ट्रक्चर समझ लें। लेकिन इजी स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाएगा। स्टैंडर्ड में सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल, मैंने बताया था ना आपको थोड़ा सा बोरिंग है, इसमें याद कंसेप्ट कम है, याद करने वाला मटेरियल ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जांपल्स ऐड करने लगा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्टैंडर्ड के डिफरेंट सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन जो बड़ा अहम सेक्शन है वो होता है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव हमें क्या बताता है, इस स्टैंडर्ड के आने का मकसद क्या है, ये स्टैंडर्ड किस इशू को डील कर रहा है। वो बताया था ना, हर स्टैंडर्ड किसी ना किसी इशू को डील कर रहा होता है। जैसे एक स्टैंडर्ड है जो ये बताता है, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़े ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है हाउ टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस ऑन इन्वेंटरी। यानी मतलब क्या हुआ कि इन्वेंटरी को कैसे वेरीफाई करना है, इससे रिलेटेड गाइडेंस हमें उस स्टैंडर्ड में मिलेगी। एक और स्टैंडर्ड है जो बताता है हाउ टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस ऑन इन्वेंटरीज। ठीक है, जिस तरह आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर है ना, उस हमारे आईटी स्टैंडर्ड के भी नंबर है। ठीक है, तो आईएसए 501 फॉर एग्जांपल वो ये बताता है कि आपने इन्वेंटरी क्लाइंट की अगर है तो उसको किस तरीके से वेरीफाई करना है। एक स्टैंडर्ड है वो ये बताता है क्लाइंट के डेटर्स हैं उनको कैसे वेरीफाई करना है, उसके ऑब्जेक्टिव में ये लिखा है। एक स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव में लिखा है अगर क्लाइंट के खिलाफ लीगल केसेस हैं उनको कैसे वेरीफाई करना है। यहां पे सिर्फ लिखा होगा मकसद, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस ऑन दिस लाइन आइटम, ये सिर्फ लिखा। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा होगा भला, प्रोसीजर्स, जो प्रोसीजर परफॉर्म करने से ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। जैसे अगर इन्वेंटरी वाला स्टैंडर्ड है, ऑब्जेक्टिव में लिखा होगा इन्वेंटरी को कैसे वेरीफाई करना है। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करो। डेटर वाला स्टैंडर्ड है, ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा होगा कि कैसे ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा, कैसे डेटा को वेरीफाई करना है। रिक्वायरमेंट्स में क्या लिखा होगा, कंफर्मेशन लेटर सेंड करो। लीगल केसेस वाला, लीगल केसेस को कैसे वेरीफाई करना है, रिक्वायरमेंट में क्या लिखा होगा, लेटर सेंड करो। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट में फर्क समझ आया। अच्छा, एक्सप्लेनेशन
एडिशनल एक्सप्लेनेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है तीसरा सेक्शन बड़ा, जो ये बताता है कि रिक्वायरमेंट को प्रैक्टिकली किस किस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट, कौन सी एग्जांपल है, पहले कौन सी एग्जांपल बताई मैं, डेटर्स वाली। ऑब्जेक्टिव में लिखा था डेटर्स को कैसे वेरीफाई करना है, रिक्वायरमेंट में क्या लिखा था, कंफर्मेशन लेटर सेंड। अब एक्सप्लेनेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल में क्या लिखा हुआ है कि जब आप कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे ना, हमेशा जवाब नहीं आएगा आपको, कुछ केसेस में, अक्सर केसेस में जवाब आ, कुछ केसेस में आंसर नहीं भी आएगा, तो आपने क्या करना है वो यहां पे लिखा होगा। कहता है कुछ केसेस में जब आपने रिप्लाई किया जवाब आ गया, हमेशा जवाब एग्री नहीं करेगा, फर्क आएगा। तो अगर फर्क आए तो आपने उस डिफरेंस को कैसे इंटरप्रेट करना है, ये कहां लिखा हुआ है, यहां पे। आपने लेटर के जरिए से सेंड किया, जवाब ईमेल के जरिए से आ गया, एसएमएस के जरिए से आ गया, फोन कॉल आ गई, तो कैसे इंटरप्रेट करना है, ये है एक्सप्लेनेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी, एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। ये समझ आ गया जी? हाँ, एडिशनल प्रोसीजर कह सकते हैं या अल्टरनेट प्रोसीजर कह सकते हैं इसको, या फर्दर प्रोसीजर कह सकते हैं इसको, ये फर्दर डिटेल है। ठीक है, जैसे इन्वेंटरी है, इन्वेंटरी वाले स्टैंड ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा हुआ है, कैसे रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, फिजिकल वेरिफिकेशन करो। लेकिन एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल में क्या लिखा होगा कि फर्ज करो कोरोना वायरस की वजह से आप स्टॉक काउंट नहीं कर सके, महीने बाद गए, तो क्या करना है, रिवर्स वर्क। ये गाइडेंस में पता चला था हमें, रिवर्स वर्किंग की इजाजत है हमें। ठीक है, तो ये सारा, ये इनका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। फिर इसके बाद इसमें कुछ और चीजें भी आती हैं, जैसे डेफिनेशंस भी होती हैं, इफेक्टिव डेट भी होती है, वो हमारे लिए अहम नहीं है। हमारे लिए जब कभी भी आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, जब कभी भी स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, आपके लिए सिर्फ 3 चीजें अहम हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, और एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल होगा, जो मैंने आपको बता दिया कि फर्दर गाइडेंस प्रोवाइड करता है। यहां तक क्लियर हो गया। आज के लेक्चर का लास्ट कंसेप्ट, आईएसएस कौन बनाता है पता चल गया, कैसे बनते हैं पता चल गया, उनका स्ट्रक्चर क्या ये भी पता चल गया। अब बेसिक क्वेश्चन, क्या हमारे लिए इन आईएसएस को फॉलो करना लाजमी है कि हम 19-20 कर सकते हैं? सुनिएगा जरा गौर से, सुनिएगा जरा गौर से। कंसेप्ट है अथॉरिटी या स्टेटस ऑफ आईएसएस। आईएसएस की क्या अथॉरिटी है, क्या स्टेटस है। अब सुने, एक सिंपल एक सेंटेंस में बता रहा है, आईएसएस का स्टेटस ये, अथॉरिटी ये है कि आपने सारे आईएसएस की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, कंप्लाई ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल आईएसएस, हर आईएसए की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। आपने काउंटिंग में कहीं एक डिस्क्लोजर पढ़ा हुआ है, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। ये डिस्क्लोजर आता है ना, आता है, पढ़ा हुआ। उस डिस्क्लोजर की इंटरप्रिटेशन में वो ये कहता है कि ये आपने डिस्क्लोजर सिर्फ उस सूरत में दे सकते हैं जब आपने सारे के सारे आईएफआरएस को फॉलो किया हो। अगर आपने कुछ आईएसए को फॉलो किया, कुछ को नहीं किया, तो आप ये लाइन नहीं लिख। एग्जैक्टली उसी तरह एज ऑडिटर, अच्छा मुझे ये बताइए, हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अगर ये लिख दे हमने ये ऑडिट अपनी मर्जी से किया है, और दूसरी लाइन हमने ये ऑडिट आईएसएस के मुताबिक किया है, यूजर किस पे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आईएसएस के मुताबिक। लेकिन आईएसए कहते हैं अगर आप अपनी रिपोर्ट में ये लिखना चाहते हैं वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो कसम है आपको क्या कि आपने हर आईएसए की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। एक आईएसए की एक रिक्वायरमेंट को भी पूरा ना किया, ये लाइन नहीं लिख सकते आप, ये लाइन नहीं, ये ज़हन में रखिएगा, हर आईएसए की हर रिक्वायरमेंट। उसने कहा लेकिन 2 एक्सेप्शंस हैं जिनमें कोई रिक्वायरमेंट तो होगी लेकिन आप पूरा ना करें तो खैर है। जैसे पहले, अच्छा दोनों लफ्जों में आपने फर्क रखना है, एक में कह रहा है इफ नॉट रेलिवेंट, दूसरा इफ नॉट। फर्क क्या है? कहता है अगर कोई स्टैंडर्ड या उसकी रिक्वायरमेंट नॉट रेलिवेंट हो तो उसको पूरा ना करो, उसके बावजूद रिपोर्ट में लिख सकते हो वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आईएसएस। हमने कहा इसका क्या मतलब है, एग्जांपल से बताओ। उसने कहा फर्ज कीजिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में एक जगह पे रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है अगर क्लाइंट की इन्वेंट्री है तो आपने उसको फिजिकली वेरीफाई करना है, लेकिन फर्ज कीजिए जिस ऑडिट क्लाइंट कार्ड करने के लिए गए उसकी इन्वेंट्री है ही नहीं, रिक्वायरमेंट सर्विस सेक्टर रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन रिपोर्ट में इसके बावजूद लिख देंगे वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आईएसएस। तो उसका मतलब क्या हुआ, रेलिवेंट नहीं। रेलिवेंट का मतलब समझा? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि अगर क्लाइंट के डाटा से कंफर्मेशन लेटर सेंड करो, एक क्लाइंट कार्ड करने के लिए गए उसके डाटा थे नहीं, एडवांस में काम करता था, तो क्या आप कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे? लेकिन स्टैंडर्ड ने तो रिक्वायर किया हुआ करने हैं, और भाई वो सिचुएशन ही एग्जिस्ट नहीं करती, रेलिवेंट नहीं है। एक जगह पे स्टैंडर्ड ने कहा अगर ऑडिटर
मॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर रहा हो तो वो जिस चीज की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा है उसका रिपोर्ट में जिक्र करेगा। वो जो भी मसला है उसका रिपोर्ट में जिक्र करना चाहिए ना, स्टैंडर्ड ने कहा करेगा। लेकिन फर्ज कीजिए हमने ऑडिट किया और उसमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया, क्या जो मॉडिफाइड ओपिनियन वाली इंफॉर्मेशन है हमें इंक्लूड करनी चाहिए? लेकिन स्टैंडर्ड तो कहता है करेंगे। रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट का मतलब समझ आया कि वो जिस सिचुएशन के लिए रिक्वायरमेंट है वो सिचुएशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब सुनिए प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या है। प्रैक्टिकेबल का मतलब ये है कि कोई रिक्वायरमेंट रेलिवेंट तो है लेकिन कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज की वजह से, डिफिकल्टीज की वजह से हम उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, उससे एविडेंस नहीं ले सकते। हाँ शाबाश। जैसे एक क्लाइंट की इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ईयर एंड पे काउंट नहीं कर सके कोरोना वायरस की वजह से। अब क्या देखें, रेलिवेंट है, प्रैक्टिकेबल नहीं है। इस सूरत में क्या करना है? अब देखिए ऊपर वाली सिचुएशन में तो कुछ नहीं करना है, नॉट रेलिवेंट, लेकिन नॉट प्रैक्टिकेबल में क्या करना है? स्टैंडर्ड कहता है आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस ले लें। अल्टरनेटिव प्रोसीजर से आप, क्योंकि हमें असल मकसद हमारा प्रोसीजर नहीं है, एश्योरेंस है, एविडेंस है। अब मैं आपको थोड़ा जरा लॉजिकली सोचिएगा, क्रिटिकली। स्टैंडर्ड में ऑब्जेक्टिव भी है, रिक्वायरमेंट भी है। रिक्वायरमेंट क्या बताती है कि इन चीजों के ऊपर अमल करके आप ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लेंगे। जरा सोच के बताइए, ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट दोनों में से वैसे दोनों ही होनी चाहिए और नॉर्मल रूल भी यही है कि रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, लेकिन दोनों में से ज्यादा अहम कौन है? ऑब्जेक्टिव। साहब यही कंसेप्ट समझाना था, ऑब्जेक्टिव ज्यादा अहम है। इसीलिए किसी सिचुएशन में अगर कोई रिक्वायरमेंट पूरी करना नॉट प्रैक्टिकेबल हो लेकिन हम कोई और प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस ले लें, स्टैंडर्ड इजाजत देता है कि नहीं देता? बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। क्यों? ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। इस जो दूसरा प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं ना पहले वाले की जगह पे, इसका नाम नोट कर लीजिए, बार बार आएगा, अल्टरनेटिव प्रोसीजर। अल्टरनेटिव प्रोसीजर। भाई कुछ समझ आई? फिर से बताइए, अगर हमारे क्लाइंट के डेटर्स हैं ही नहीं, रिक्वायरमेंट नॉट रेलिवेंट, डेटर है लेकिन एक डेटर के साथ क्लाइंट का झगड़ा चल रहा है अदालत में, अब कंफर्म है हमें वो जवाब ही नहीं देगा, या देगा भी तो कंफर्म नहीं करेगा, कुछ और ही लिख के भेजेगा। नॉट प्रैक्टिकेबल। अच्छा नॉट प्रैक्टिकेबल है तो फिर इस सिचुएशन में क्या करना है? कुछ भी ना करें, अल्टरनेटिव प्रोसीजर। कौन स्टूडेंट बताएगा इस सिचुएशन में अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होंगे? पहले ये बताइए। हाँ शाबाश, उसको जो चीजें बेची है उसकी इनवॉइस चेक कर ले, यानी सेल इनवॉइस चेक कर ले, और बैंक स्टेटमेंट में चेक कर लो जो उससे पैसे आए हैं कि नहीं है। यही आई कैब कहता है, कहता है अन्य प्रोसीजर साहब। और भाईजान उससे पैसे आगे होते तो हमारी लिस्ट ऑफ डेटर में थोड़ी होता, वो लिस्ट ऑफ डेटर में थोड़ी होता। चले छोड़ते, इस प्रोसीजर को निकाल दे, इस प्रोसीजर को निकाल। चले आप ये कहना चाहते हैं कि शायद ये एंड के बाद कोई उनकी सेटलमेंट हो गई होगी, उसका क्या? हाँ ठीक है, चले वो ये एंड के बाद, क्योंकि ये एंड से, चले ठीक है। इनको एक और चैलेंज, आपने कहा कि सर वो जो डेटर था ना उसकी डॉक्यूमेंट्स कुछ चेक कर लेंगे, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सेल से रिलेटेड। आप उन डॉक्यूमेंट के कोई 2-3 नाम बता दे स्पेसिफिक, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है? क्योंकि एक होता है जनरल क्वेश्चन आंसर केस स्टडी में कि हम ये लिख दें कि ऑडिटर शैल चेक स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, इसके एग्जामिनर नंबर नहीं देता और कहता भाई आप ऑडिटर हो, मुझे बताओ कौन सी डॉक्यूमेंट, नाम बताओ। सेल इन भाई, शाबाश। डेटर का जो टी काउंट, अच्छा गुड्स डिस्पैच नोट, शाबाश, गुड्स डिस्पैच नोट, सेल इनवॉइस, गुड डिस्पैच, सेल्स ऑर्डर, एक्नॉलेजमेंट ऑफ कस्टमर। एक्नॉलेजमेंट ऑफ कस्टमर क्या होता है भाई? नहीं भाई मैंने आपको पहले बताया था, एक होता है करेक्ट कंसेप्ट पे पहुंचना, एक होता है उस कंसेप्ट की लिस्ट बताना। मेरे लिए ज्यादा अहम क्या है कि करेक्ट कंसेप्ट पे आप पहुंच गया कि नहीं, वो इसके बाकी बनाने वो जाहिर है मेमोरी का काम होता है, वो अभी आपने याद नहीं भी किया तो बाद में कर लेंगे। रिक्वायरमेंट पढ़ के करेक्ट कंसेप्ट पे पहुंच गए ना, ये मेरा रिस्क कवर हो गया। तो ये रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स याद आ गए। आइंदा जब कभी सेल से रिलेटेड, डाटा से रिलेटेड स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने बोलने हैं ना, तो क्या क्या? सेल इनवॉइस, गुड डिस्पैच नोट, सेल्स ऑर्डर, कस्टमर एक्नॉलेजमेंट। कस्टमर एक्नॉलेजमेंट क्या होती है? जब चीजें डिस्पैच करते हैं तो उसके जो लेके जाते हैं उसे कहते हैं भाई वसूली करा के, साइन करा के लाई कि हमने ये वसूल कर लिए, उसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। ठीक है जी, चलिए। अच्छा अब ये समझ आ गया नॉट प्रैक्टिकेबल में क्या करना है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है। एक स्टैंडर्ड में उसने बताया हुआ कि अगर ये रेंट पे आप स्टॉक काउंट नहीं कर सके ना, गवर्नमेंट का लॉकडाउन था और महीने बाद गवर्नमेंट ने लॉकडाउन उठा लिया, अब अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे? ये डिस्कस हुए थे क्या? हाँ, बैकवर्ड। स्टेप नंबर 1, अगर 31 दिसंबर था और 31 जनवरी को स्टॉक काउंट किया,
स्टेप नंबर 31 जनवरी को स्टॉक काउंट करे। स्टेप नंबर 2 सेल्स को और परचेजेस को रिवर्स करे। स्टेप नंबर 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को भी चेक करना है हमने, ठीक है। ये है अल्टरनेटिव। कंसेप्ट समझ आ रहा है कि किस तरीके से हमें बता रहा है। ऑब्जेक्टिव भी है, रिक्वायरमेंट्स भी हैं, ज्यादा है हम ऑब्जेक्टिव। अगर किसी सिचुएशन में कोई रिक्वायरमेंट रेलिवेंट है, पूरी नहीं कर सके, तो क्या करना है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर। और एग्जाम में बहुत सी केस स्टडीज में आपसे पूछ, किसी केस स्टडी में कहता है बताओ रिक्वायरमेंट क्या है, स्टैंडर्ड की सिचुएशन में रिक्वायरमेंट क्या है, और किसी केस स्टडी में कहता है ये रिक्वायरमेंट थी पूरी नहीं हुई, बताओ अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होंगे। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो रिक्वायरमेंट वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें बहुत अच्छी होती है। क्यों भला, वो लिखा हुआ रटा लगाया था। लेकिन जहां पे अल्टरनेटिव प्रोसीजर की बात करता है वो थोड़ा 12 बज जाते हैं। वो क्या, क्योंकि वो प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करके थोड़ा सोचना होता है। लेकिन फिर भी आई कैप जिन जिन सिचुएशन को पूछ सकता है ना, जो स्टैंडर्ड में नहीं है लेकिन आई कैप ने पास में पूछी है या पूछ सकता है, उन सब सिचुएशन को कवर करके हमने बुक में कवर किया हुआ है। आपने सिर्फ इतना करना है, सिलेक्टिव स्टडी कोई नहीं करनी। सिलेक्टिव स्टडी कोई नहीं करनी, इंशाल्लाह आप रिक्वायरमेंट भी बता पाएंगे और जो किसी सिचुएशन में अल्टरनेटिव वो भी बता पाएंगे। क्लियर। चलिए, ये था हमारा यहाँ तक का लेक्चर, आज का लेक्चर। इसमें खास तौर पे जो मैंने एग्जांपल्स आपके साथ और कंसेप्ट डिस्कस किया ना, ये वाला, ये हमें आगे फ्यूचर स्टडी में यूज होगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। शाबाश। अल्टरनेटिव प्रोसीजर में वीडियो लिंक के जरिए से भी काउंटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यस, बल्कि पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली बिग 4 में से एक फर्म ने ड्रोन को भी यूज किया हुआ है। हाँ जी, ड्रोन कैमरा के जरिए से स्टॉक काउंट, ये कोरोना के दिनों में, तो बिल्कुल किया जा सकता है। ये हालांकि स्टैंडर्ड में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आप खुद सोचे क्या इसे एविडेंस मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। हाँ, क्या पता वीडियो में कुछ छुपा ले, तो उसके भी उसने तरीके बताए हैं, डिफरेंट एंगल से हम वीडियो लेते हैं। वहां पे जो एम्प्लॉई होता है ना, फॉर एग्जांपल। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, 1 बाय 1 जी, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अच्छा सुन ले, इनका क्वेश्चन ये है भाईजान, ये क्वेश्चन सुन लें जो मुझे समझ आया कि नॉर्मली हम ऑडिट करते हुए जैसे सेल्स की वेरिफिकेशन में हमने सेल्स के डॉक्यूमेंट सारे चेक कर लिए होंगे, ये सारे गुड डिस्पैच नोट वगैरह, तो डेटर्स वाले केस में दोबारा क्यों कर रहे हैं? देखिए, उसमें फर्क हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर कोई सिग्निफिकेंट सेल्स हो लेकिन वो कैश में हो, या डेटर्स थे लेकिन उन्होंने ईयर एंड से पहले पेमेंट कर दी हो। तो जब हम सेल्स को वेरीफाई कर रहे होंगे ना, सेल्स का एरिया, तो सेल्स की टोटल अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिफिकेशन कर रहे होंगे। उसमें जो सिलेक्शन करेंगे वो सेल्स की टोटल फिगर को सामने रख के करते हैं। लेकिन जब डेटर्स को वेरीफाई कर रहे होंगे ना, तो चूंकि सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो कि नॉर्मली साल के आखिरी 1-2 महीने की सेल्स होती है, क्रेडिट सेल्स, तो उसके लिए जो प्रोसीजर हमारे सेपरेट होंगे और उसमें हमारी सैंपलिंग का तरीकाकार भी डिफरेंट होगा। हाँ, लेकिन चूंकि दोनों एरियाज इंटर रिलेटेड है, तो बिल्कुल अगर हमने ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट सेल्स में वेरीफाई नहीं किए हुए तो हमें डेटर्स को करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑलरेडी सेल्स में वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर ली है, जिनकी वजह से ईयर एंड पे डेटर रिकॉर्ड हुआ है, तो फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है। डेटर के साथ क्लैश आ रहा था, यानी कि उसका इशू चल रहा था डेटर का, जी, तो नॉर्मल में भी जो डेटर होते हैं उनके हम वो वाले डॉक्यूमेंट चेक कर रहे होते हैं, फिर उसको एज एन अल्टरनेटिव प्रोसीजर उसका क्योंकि जिसके साथ क्लैश कर रहे हैं वो तो हमें नॉर्मली नहीं चेक करना। हाँ, नहीं, इनका क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल में भी नॉर्मल डेटर्स के भी इनवॉइसेस चेक कर रहे होते हैं आप, और जिसका डिस्प्यूटेड डेट है रिसीवेबल, इसकी भी वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, फर्क हुआ कंफर्मेशन का। नॉर्मल डेटर्स में हमारे लिए किसी भी डेटर में सबसे अहम जो एविडेंस होता है ना, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, वो होता है कंफर्मेशन। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि कंफर्मेशन है एक्सटर्नल एविडेंस, बाकी जितने सेल इनवॉइस गुड ये इंटरनल जाली भी हो सकती है। तो स्टैंडर्ड हमें एक जगह पे सिखाता है ये, एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस। क्या सिखाता है? एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस। तो हम एक्सटर्नल एविडेंस ज्यादा हासिल करते हैं। तो डेटर्स के केस में हमारा जो असल एविडेंस होता है ना, कंफर्मेशन, लेकिन चूंकि डिस्प्यूटेड डेट के साथ कंफर्मेशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर बाकी डेटर्स में तो कंफर्मेशन भेज देते हैं हम, इसमें मजबूरन अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है जी। नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज में आपने सिर्फ 2 एग्जांपल जेल में रखनी है, एग्रीड 1 प्रोसीजर, कंपाइलेशन, और फिर तीसरा अदर का नाम यूज कर लेना, लेकिन अदर की एग्जांपल आपके जेल में कोई ना आए। नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट ऐसी एंगेजमेंट हो, अब देखें, फर्ज कीजिए मेरे पास एक स्टूडेंट आया, कहने लगा सर मैंने ऑडिट पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है पढ़ाता हूं। अगर तो वो मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पढ़ेगा, जिस तरतीब से मैं लेके चल रहा हूं, जिस तरतीब से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो होम असाइनमेंट उसे मैं दे रहा हूं, बताइए उसके रिजल्ट, और अगर वो उसी के मुताबिक अमल करता है, उसके रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि नहीं? क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से उसकी तैयारी करवाई और जो इंटरनेशनल या प्रैक्टिसेस थी उसके मुताबिक। लेकिन फर्ज कीजिए अगर कोई स्टूडेंट आगे मुझे कहता है नहीं सर
पढ़ना तो है मैंने, लेकिन अपनी मर्जी से। मुझे ये टॉपिक करवाएं, ये ना करवाएं, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करवाएं, इसकी कम करवाएं। प्रैक्टिस में ये एंगेजमेंट भी परफॉर्म की जाती है जिनमें क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करते हैं। लेकिन मुझे बताइए, इसमें अगर स्टूडेंट फेल हो जाता है, मेरी कोई जिम्मेदारी है? मैं 1% जिम्मेदार, मैं कहूंगा भाई किया ही आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक है तो जिम्मेदारी मेरी कोई नहीं। तो बेसिक डिफरेंस एश्योरेंस एंगेजमेंट और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में है ना, जो भाई पूछ रहे हैं, वो ये है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट में हम अपनी जजमेंट की मदद से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की मदद से परफॉर्म कर, तो हम जिस चीज को वेरीफाई किया ना, अगर बाद में गलत साबित हो जाए तो हम कुछ जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन अगर नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट हो, इसमें बेसिक डिफरेंस है, क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करते हैं, क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बाद में तबाही भी फिर जाए, हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं। हम कहते हैं भाई तुम्हारे कहने पे काम किया था। अब आपको चलिए आपने इशू उठाया ना, और छोटे मोटे वैसे मेरे प्लान था कि क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लूं, लेकिन वो इजी रिप्रोडक्शन वाले हैं कि आईफैक की इंपोर्टेंस बताएं, आईएसबी क्या करता है वगैरह वगैरह, वो मेरे हल कर लेंगे। एक एग्जाम्पल ना भी करेंगे, कल भाई फिर हाजिर होगा, कल पूछ लीजिएगा मेरे से इंशाल्लाह। अब सुन लें, क्लाइंट आया और कहने लगा सर आपने बताना एश्योरेंस एंगेजमेंट है कि नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, और एक दो सवाल और पूछूंगा आपसे। क्लाइंट आया, कहने लगा सर मैं एक बैंक का सीएफओ हूं, हमारी एक ब्रांच है, हमें पता चला वहां पे ब्रांच मैनेजर गड़बड़ कर रहा है, वो बगैर सिक्योरिटी रखे लोगों को ना रिश्वत लेके कर्जे दे रहा है। हम ये चाहते हैं कि आप उस ब्रांच में जाएं और उस ब्रांच में 10 लाख से ऊपर जितने के भी कर्जे लोन हैं उनमें चेक करें सिक्योरिटी ली गई है कि नहीं ली गई। हम गए, हमने चेक किया एश्योरेंस के नॉन एश्योरेंस, क्या इसमें रिपोर्ट बनती है? कोई बनती है। याद रखें, हर एंगेजमेंट की रिपोर्ट बनती है। रिपोर्ट के बगैर हमें पैसे नहीं मिलते। क्लाइंट को क्या क्या के पैसे लेंगे? रिपोर्ट, हाँ रिपोर्ट हर एंगेजमेंट की बनती है, लेकिन उसमें हम कोई ओपिनियन नहीं देंगे, कोई कंक्लूजन नहीं देंगे। क्यों? हमने अपने मन के मुताबिक किया है। बाद में पता चले कि उसने 10 लाख से ऊपर नहीं बल्कि 2-2, 4-4 लाख के बेतहाशा फ्रॉड किए थे, हमारी जिम्मेदारी होगी? 1% भी नहीं। ऑडिट में फिर भी हो सकती है कि देखा जाएगा हमने सैम्पलिंग ठीक की थी कि नहीं, हमारे सैंपल में ये फ्रॉड आया था कि नहीं आया था, ठीक है, अनयूजुअल सिचुएशन ऑडिट में फिर भी हो सकती है, लेकिन नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में बिल्कुल ही नहीं होती। हाँ एग्रीड अपॉन, अच्छा अब देखिए आप आगे घुसे चले जा रहे हैं। पहले मैंने अच्छा मुझे बताया एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस में फर्क समझ आ गया। अब इसके अंदर एग्रीड और कंपाइलेशन में क्या फर्क है, ये अभी बढ़ा दिया तो सीफीआई में क्या बढ़ाऊंगा मेरे भाई अभी नहीं। अच्छा थोड़ा सा इस आखिरी चैप्टर है उसमें ये डिस्कस होगा, वहां पे समझा दूंगा, क्योंकि अभी ना आपको कंफ्यूज करेगा। जैसे मैं अभी आपको चले बता ही देता हूं, लेकिन मैं डर के बता रहा हूं, समझ आए तो अच्छा, ना समझ कोई मसला नहीं। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर नाम से जाहिर है ऐसे प्रोसीजर परफॉर्म करना जो हमने क्लाइंट के साथ एग्री कर लिए। क्या क्लाइंट हमें कभी ये कह सकता है कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दो? कभी हमारे अक्सर क्लाइंट ऐसे होते हैं कैश फ्लो नहीं, इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, बैलेंस शीट में कैश फ्लो नहीं डाली होती, वो फिर हमें कहते हैं सर कैश फ्लो बताइए, मुफ्त में कर देना चाहिए कैश फ्लो प्रिपेयर। हम उन्हें कहेंगे सर ये लैदा से एंगेजमेंट है, हाँ थोड़ा कैश फ्लो इधर भी लाएं। अगर अब सुने, पहले टेक्निकल वर्डिंग में आंसर बता रहा हूं जो स्टैंडर्ड ने कहा है। कहते हैं कंपाइलेशन इज एन अकाउंटिंग नेचर एंगेजमेंट, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर इज एन ऑडिट नेचर एंगेजमेंट। फिर एक्सप्लेनेशन में कहता है अगर क्लाइंट आपको कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए कहे वो कंपाइलेशन है, क्योंकि ऑडिट में हम फाइनेंशियल, आपको पता है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, अगर कहते वो कंपाइलेशन है। और अगर क्लाइंट कहे कि ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लेकिन मेरी मर्जी से, जैसे मैंने एक भी ब्रांच मैनेजर वाली एग्जांपल दी, इसमें उसने मैं ये नहीं कहा था फाइनेंशियल में प्रिपेयर करो, क्या कहा था मेरी मर्जी से प्रोसीजर। ये कौन सी एंगेजमेंट होगी? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। समझ आ गई बात? दोनों में ये अकाउंटिंग नेचर की जॉब है, ये ऑडिट नेचर की जॉब है, दोनों नॉन इंश्योरेंस। मेरा आखिरी क्वेश्चन, पहले भाई का क्वेश्चन, हाँ यही तो क्वेश्चन था। अब खुद ही जवाब देगा, अब खुद ही जवाब। क्या हम एक ही क्लाइंट को एश्योरेंस एंगेजमेंट और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट दोनों साइमल्टेनियसली प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। जी एक मिनट हरे, हाँ यस कर सकते हैं, लेकिन क्या इससे कोई मसला सामने आता है? नहीं, कंपाइलेशन के एग्जांपल सामने रखे बताएं, मसला आएगा कि नहीं आएगा? मसला है तो फिर अच्छा सिर्फ ये बता दीजिए कि इससे ऑडिटर की इंडिपेंडेंस इफेक्ट होगी ना, इसका हल किधर लिखा हुआ है? बस कोशाबा है, इसका हल याद रखे कोड ऑफ एथिक्स में।
अब मुझे बताइए, हाँ अब मुझे बताइए क्या कोड ऑफ एथिक्स हमारे सिलेबस में है कि नहीं? तो सोच के बताइए, क्या इस सिचुएशन को कि एक क्लाइंट की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी क्लाइंट का ऑडिट भी कर रहे हैं, इस सिचुएशन में क्या मसला आएगा, उस मसले को हमने हल कैसे करना है? कोड ऑफ एथिक्स में क्या हमारे सिलेबस में भी है कि नहीं? है, बिल्कुल है। इसीलिए इतनी देर से कलप रहा था समझाने के लिए, वरना पागल थोड़ी भाई ने क्वेश्चन पूछा मैं 5 मिनट देरी लगा लूं, हैं? ऐसे थोड़ी होता है। तो चूंकि रेलिवेंट था, लेकिन अभी बताने का मकसद नहीं था, इरादा नहीं था मेरा। आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने मौका अच्छा समझा, कंसेप्ट खड़का दिया। चलें क्लियर। अब एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस में फर्क समझ आ गया? चल अच्छा, मैं आपको प्रैक्टिकली बात बताऊं, हमारे पार्टनर्स जो थे ना, वो नॉन एश्योरेंस सर्विसेज को ज्यादा पसंद करते थे। क्यों भला? इसमें रिस्क, हाँ इसमें ना गड़बड़, जिम्मेदारी नहीं होती, ये जिम्मेदारी, हाँ इसमें जिम्मेदारी होती है। कल को गड़बड़ आ गई ना, रेपुटेशन इफेक्ट होगी। ठीक है, हाँ जी जी। अच्छा, इनका क्वेश्चन है स्लैश सोल्यूशन आंसर में फर्क। टाइम ओवर हो गया है, अगर आप इजाजत दें अभी 2 हरफी बात अभी बता देता हूँ, डिटेल में कल पूछ लीजिएगा। हमारे स्लैश सोल्यूशन में और आईकैप के, हम जो अटेम्प्ट करते हैं उसमें और आईकैप के सोल्यूशन में फर्क आ जाता है। कोई मसला है? कोई मसला नहीं। ठीक है, वो डिपेंड करता है फर्क। अगर तो देखे प्रोसीजर सेम है, एक्शन सेम है, वर्डिंग डिफरेंट, कोई फर्क ही नहीं। हाँ अगर प्रोसीजर ही डिफरेंट है फिर गड़बड़। जैसे आईकैप ने लिखा, ऑडिटर चेक करेगा गुड डिस्पैच नोट, सेल इनवॉइसेस, सेल्स ऑर्डर, कस्टमर एक्नॉलेजमेंट, और दूसरे स्टूडेंट ने लिख दिया ऑडिटर चेक करेगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन। दोनों में फर्क है। पहले वाले के केस में पूरा नंबर मिलेगा, दूसरे वाले केस में आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, और अगर कोई तीसरा स्टूडेंट ये लिखते ऑडिटर शैल वेरीफाई दिस, ये भी ऑडिटर शैल वेरीफाई दिस, ऑडिटर शैल वेरीफाई दैट, ऑडिटर शैल वेरीफाई दोस, इसका कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे? तो कंसेप्ट सेम होना चाहिए, वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं। और अक्सर चूंकि देखिए अकाउंटिंग और थ्योरी में यही फर्क होता है। अकाउंटिंग में आपकी फिगर एग्जैक्ट टैली टिच करके सॉल्यूशन के साथ मैच करती होती है, थ्योरी के किसी नहीं करती होते। थ्योरी के पेपर में ऐसा नहीं होता। हर स्टूडेंट की अपनी वोकैबुलरी है, अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाता है, उसमें हमेशा ऐसे ही होगा, हमेशा फर्क। कभी अभी गारंटी देके कह रहा हूं, कभी ऐसा नहीं होगा। आपका बड़ा भी मैच करेगा ना, बहुत भी, जब आप परफेक्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे जो रिक्वायर्ड है, 80% सॉल्यूशन आपका मैच कर सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा। हाँ, और रिक्वायर्ड भी नहीं है। कंसेप्ट आपने हमेशा, जब कभी मैं कहूं ना सॉल्यूशन पढ़ो, आपने कंसेप्ट मैच करने हैं। ये काउंटिंग नहीं है कि आप फिगर्स भी मैच कर रहे होंगे, फिगर्स मैच नहीं होंगे, एक एक लफ्ज मैच नहीं होगा, काउंटिंग नहीं है। थ्योरी का पेपर ऑडिट है, इसमें कंसेप्ट मैच करने हैं हमेशा। कंसेप्ट कम ज्यादा है वो आप मेरे से कमेंट करें, सेंटेंस आगे पीछे है कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।